एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास व साहित्य का एक परिचय पढ़ेंगे। इसके जितने भाग होंगे उस भाग पर नंबर होंगे और ये जो विषय है ये 11वीं 12वीं कक्षा और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेट सभी में काम आने वाला विषय है। देखिए, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द इति है और अस के योग से बना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित एवं अस या आस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास की परिभाषा देखिए, प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। जर्मन दार्शनिक कांत के अनुसार सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। इटालियन विद्वान विको ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती है। अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। देखिए, आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जा सकता है। विशेष तथ्य देखिए, इतिहास शब्द का जो अर्थ है शाब्दिक अर्थ ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। यानी इतिहास जो है वो अतीत है। अतीत में जो घटना वास्तव रूप में हुई है या यथार्थ घटना है उसी का समावेश होता है। फिर देखिए, अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहे हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में देखिए, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी
बराबर सचेष्ट रहा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ तक उसका गुण कहा जा सकता है, वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबसे बड़ा दोष भी माना जा सकता है। आगे देखिए, जहाँ भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। यानी भारतीय जो दृष्टिकोण था उसमें आदर्शवाद था और पाश्चात्य दृष्टिकोण में यथार्थवाद था, जो वास्तव में घटित हुआ है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसके 4 लक्षण स्वीकार किए थे। पहला देखिए, इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरा देखिए, मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। तीसरा देखिए, यह तर्क संगत विद्या है, इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। चौथा देखिए, यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। यानी आलोचनात्मक है, मानवीय विद्या है, तथ्य और निष्कर्ष पर आधारित है और शिक्षाप्रद विद्या है। महाभारत और विष्णु पुराण में इतिहास के बारे में क्या कहा गया है देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम इतिहासम प्रशक्षते, ये महाभारत में कहा गया। विष्णु पुराण में देखिए, आर्यादि बहुव्याख्या नैदेवर्षि चरिताश्रयम इतिहास समिति प्रोक्तम भविष्याद्भुत धर्मयुक्त, अर्थात इतिहास एक ऐसा पूर्ववत है जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी जो पुरुषार्थ होते हैं का उपदेश दिया जा सकता है। ऐसा इतिहास के बारे में महाभारत में कहा गया है। विष्णु पुराण में देखिए, पुराणों में ऋषियों और महापुरुषों के चरित गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। साहित्य की परिभाषा देखिए, मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। यानी मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है, जो सांस्कृतिक जीवन है, जो विषय इनका विश्लेषण करता है, वही साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, इतिहास की हमने देखी थी, अब साहित्य की देखिए। साहित्य शब्द साहित य के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे जाते हैं, वह साहित्य है। फिर देखिए साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है। या साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान टेन को देते हैं, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया कि साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष। टेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने
आक्षेप किया कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त तीनों तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। आगे देखिए, किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना जरूरी है या किया जाना चाहिए। पहला है सृजन शक्ति, यानी साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व। दूसरा है परंपरा, जिसमें साहित्यिक व सामाजिक परंपराएं आएगी। तीसरा है वातावरण, चौथा है द्वंद्व और पांचवा है संतुलन। इसमें देखिए, साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना, स्पिरिट ऑफ एज का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। दूसरा देखिए, साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है, ऐसा नगेंद्र ने बोला था। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। तो हिंदी साहित्य की इतिहास की जो परंपरा है वह हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रचना का नाम और कृतिकार का जो रचनाकार का नाम है उनका अध्ययन भी करेंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।